उसके बाद देखिए यहां पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो यहां पर है एक्सरसाइज नंबर 4.2। हम लोग क्या करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, किस टाइप की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। आपको बताया था जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जिसके पास नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसी वाली कहानी को हम लोग कहते थे कि हाँ ये वाली चीज यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्या करेंगे, वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने से देगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करने आए हैं, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने आए हैं। तो ये मैं मान के चलूंगा कि आपको जो थोड़ा बहुत बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड का वो पता है। जैसे मैं एक बार आपको हाईलाइट की तरह दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले समझिएगा, आपके सामने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अगर आपको यहां पर इसे क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो यहां पर कांस्टेंट है c, सबसे पहले जो यहां पर कांस्टेंट है c, उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो। अब उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किस में होगी, यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा हुआ है a, उसमें आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके सामने यहां पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। यहां पर कांस्टेंट आपके सामने c है और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास a है। तो जब आप c की मल्टीप्लाई a में करोगे तो आपके पास ca आ जाएगा। भाई आपके पास यहां भी कोई नंबर है, यहां भी कोई नंबर है। जब आप किसी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नया नंबर ही मिलता है। तो यहां पर आपके पास कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इस नंबर का एलसीएम निकाल लो। अब आपको जब इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने हैं तो आपको अलग अलग छोटे छोटे नंबर मिल जाएंगे। अब उन अलग अलग छोटे छोटे नंबर के कॉम्बिनेशन से आपको ऐसा नंबर बनाना है ताकि उसकी जब आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर तो यही आए, लेकिन जब आप उसमें प्लस या माइनस करें उस कॉम्बिनेशन को तो ये बीच वाला रिजल्ट आ जाए। कहानी समझ आई। सबसे पहले आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं, तो करने के बाद आपके पास कोई ना कोई नंबर आता है। तो जो भी आपके पास नंबर आया आप उस नंबर के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, मतलब उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद आपके पास कुछ अलग अलग छोटे छोटे प्राइम नंबर आ जाएंगे। अब उन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आपको ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर तो यही रहे, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला रिजल्ट आ जाए और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यहां पर बहुत ही बेसिक सा पोर्शन था जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर समझ आएगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्टिंग कर लेते हैं। और जो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन है यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 और इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम था आपको कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। तो यहां पर कांस्टेंट को पकड़ो, कांस्टेंट कौन है यहां पर 10।
तो आपको इस 10 की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहां पर 1। क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा, तो आपको पता है जैसे किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा तो वहां 1 लिखा होता है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं था, मैंने 1 लेट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट था 10, इस 10 की मल्टीप्लाई करो 1 में। तो जब 10 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 10 1 जा 10 आ जाएगा। अब यहां पर हमें 10 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 10 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो जब आप 10 के यहां पर प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 10 को 2 से उड़ाओगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से उड़ाओगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो 10 के यहां पर फैक्टर आए हैं 2 और 5। अब ये जो आपके पास यहां पर प्राइम फैक्टर आए हैं 2 और 5, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि मल्टीप्लाई पर तो 10 ही रहे, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये बीच में जो 3 लिखा हुआ है वो आ जाए। तो देखो यहां पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचे, मतलब बहुत सारे नंबर नहीं है, सिर्फ 2 ही नंबर है। हमें 2 ही नंबर ऐसे यहां से उठाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए, लेकिन प्लस माइनस पे ये आ जाए। और यहां पे 2 नंबर सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से हैं वो, 2 और 5। तो यहां पर आपके पास 2 और 5 के अलावा कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत इजी है। तो आपके पास यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है किसी एक्स्ट्रा नंबर को उठाने के लिए, जैसे 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं लिखा ताकि हम उसको उठाएं और उसका कॉम्बिनेशन बना सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इन्हीं को उठाएंगे। हमारे पास यहां से सिर्फ यही दोनों आ जाएगा 2 और 5। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि वो नंबर 2 और 5 है। क्यों, क्योंकि अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, लेकिन अगर आप 5 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। भाई आपको 2 नंबर उठाने थे, कोई वो दोनों नंबर ऐसे उठाने थे ताकि उनकी मल्टीप्लाई पर ये आ जाता और प्लस माइनस करने पर ये आ जाता। अब जब हमने 10 के प्राइम फैक्टर करे तो इन दोनों के अलावा हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। भाई इन दोनों के अलावा हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, तो हमने क्या करा, इन दोनों को ही उठा लिया। और आप देख सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मल्टीप्लिकेशन पर ये और प्लस या माइनस करने पर ये, तो यहां माइनस करने पर मिल रहा है, कहीं कहीं प्लस पर भी मिलता है। कहानी समझ आई? तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो समझिएगा, क्योंकि अगर हमें 2 नंबर मिल चुके हैं तो उसके आगे उनका कुछ करना भी तो होगा। तो क्या करेंगे उसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहां पर जो ये एक्स स्क्वायर लिखा था, मतलब ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट नंबर की टर्म थी, उसको एज इट इज कॉपी कर लो। ये जो सबसे लास्ट वाली टर्म है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो। भाई सबसे फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज कॉपी कर लो, सबसे लास्ट वाली टर्म को भी एज इट इज कॉपी कर लो। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, अगर यहां प्लस है तो प्लस कॉपी करिएगा, यहां माइनस है तो माइनस के साथ कॉपी करिएगा। यहां माइनस था तो माइनस के साथ कॉपी करा, यहां प्लस होता तो प्लस के साथ कॉपी करता, तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बीच में लिखा हुआ है माइनस का 3x, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तरीका समझिएगा। देखो सबसे पहले यहां पर माइनस का 3x लिखा है, तो आपके पास जो साइन है, साइन वो कैसा साइन है यहां पर माइनस का, तो माइनस का एज इट इज कॉपी कर लो। अगर यहां प्लस का साइन होता बीच में तो मैं प्लस को एज इट इज कॉपी कर लेता। कहानी समझ आई? सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को कॉपी करा, लास्ट में कांस्टेंट को भी कॉपी करा। उसके बाद यहां पर मैंने इस साइन को देखा, ये वाला साइन में अगर यहां माइनस है तो माइनस एज इट इज कॉपी करेंगे, अगर यहां प्लस होता तो प्लस को एज इट इज कॉपी करते। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर 2 है या फिर बड़ा नंबर 5 है। तो बड़ा नंबर 5 है, यहां पर जो भी नंबर लिखा है उसके साथ x लिखा हुआ है। तो आपके पास अगर बड़ा नंबर 5 है तो पहले 5x लिख दो, x लगाना मत भूलिएगा क्योंकि हम लोग यहां बीच में काम कर रहे हैं। दोबारा समझाऊं, माइनस था, माइनस कॉपी करा, उसके बाद ये देखना था कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है, तो बड़ा नंबर 5 है, तो 5 को एज इट इज कॉपी करा। अब आपको ये सोचना पड़ेगा
कि माइनस के 5 में, इस माइनस के 5 में जो हमारे पास ये 2 बचा हुआ है, इस 2 को प्लस करूं या इसी -5 में 2 को माइनस करूं, ताकि रिजल्ट मेरा -3 आ जाए। ये आपको सोचना पड़ेगा। भाई आपने यहां पर -5 क्यों लिखा वो समझ आ गया। माइनस एज इट इज कॉपी करा, इन नंबर में से बड़ा नंबर 5 था तो 5 को उठा लिया, सेम टू सेम यहां रख दिया। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि माइनस के 5 में ये जो एक्स्ट्रा 2 अभी हमारे पास बचा हुआ है, इस 2 को प्लस करें या फिर इस 2 को माइनस करें। तो सोचो, अगर मैं -5 में 2 को प्लस करूंगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, जिसकी वजह से 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। बड़ा 5 था, 5 के पास माइनस था तो -3। लेकिन अगर मैं यहां काम करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में 2 प्लस होकर -7 आ जाएगा। तो हमें तो -3 चाहिए था, -3 चाहिए था। इसका मतलब हम इस पे काम करेंगे, हम लोग 2 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो -5x लिख दिया था। अब जो आपके पास 2 बचा था वहां पे क्या करो, +2x कर दो। +2x क्या क्यों करा ये भी समझ आया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर शुरू के 2 में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है और लास्ट के दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। यहां पर शुरू के 2 नंबर, मतलब शुरू की 2 टर्म ये है और लास्ट की दोनों टर्म यहां पर ये है। इनमें से आपको यहां पर कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। तो जब आप इनमें से यहां पर कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे तो याद रखिएगा, कॉमन लेने के बाद जो चीज यहां बचेगी वही चीज कॉमन लेने के बाद यहां बचनी चाहिए। समझाता हूं, जैसे देखो, शुरू के 2 नंबर पे 2 टर्म पे लिखा हुआ है x² और 5x। तो x² और 5x में कॉमन आपका x है। अब आपने क्या करा, x को कॉमन ले लिया, तो x² में से x कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचा, और 5x में से x कॉमन आ गया तो सिर्फ जनरली 5 बचा। उसके बाद जब आप लास्ट के दोनों में कॉमन लेने जाओगे तो 2x और 10, देखो x तो कॉमन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि x यहां लिखा हुआ है और यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन 2 और 10 में से आपका 2 कॉमन है। आपको पता है ना, कॉमन लेने का मतलब HCF बाहर निकालना होता है। तो 2 और 10 में से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या आपके पास, x, और 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपके पास, 5 और इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था कि कॉमन लेने के बाद जो चीज यहां बचती है वही चीज कॉमन लेने के बाद यहां बचनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पे और यहां पे दोनों एज इट इज एक ही चीज लिखी हुई है, मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती करना भी चाहेंगे तो आपके पास यहां पर और यहां पर वही सेम टू सेम चीज नहीं मिल पाएगी, काम गलत हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जो कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होते तो आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे कि हम उनको बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला है एक, उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बाद की बात है, अभी यहां पर आते हैं। अब आपने कॉमन लिया तो आपके पास ये आ गया। अब जो चीज आपको एज इट इज दिख रही है उसको बाहर निकाल लो। x-5 मुझे एज इट इज दिख रहा था तो x-5 को बाहर निकाल लो और सोचो क्या क्या बचा। यहां से x-5 बाहर आ गया तो ये वाला x बचा, यहां से x-5 बाहर आ गया तो ये वाला प्लस का 2 बचा और इज इक्वल टू 0। अब आपको ये सोचना है कि यहां पर ये वाला x-5 और ये x+2 ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये दोनों के दोनों यहां पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। और अगर कोई भी दो चीज मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखी होती है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। जैसे आपके पास कोई दो नंबर है, लेट से a.b इज इक्वल टू 0, तो अगर a.b इज इक्वल टू 0 है तो इसका ये मतलब होगा कि यहां पर या तो a 0 है या तो b 0 है। जहां पर मैं या लगा रहा हूं, या को इंग्लिश में OR और भी कहते हैं, तो वहां पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे,
एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अगर हमने x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट किया तो -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर हमने x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 2 उधर जाके आपके पास माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। मतलब हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू या तो 5 आई है या तो उसी x की वैल्यू -2 आई है। तो आपके पास ये दोनों ही आंसर है, यहां पर 5 भी और माइनस का 2 भी। तो ये हमारा यहां पर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ आएगा। उसके बाद फर्स्ट के सेकंड की कहानी के ऊपर बात करते हैं और फर्स्ट का सेकंड पार्ट है यहां पे 2x² प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले काम क्या करना था, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी थी। किस किस की मल्टीप्लाई करनी थी, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई और x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। तो यहां पर कांस्टेंट कौन है, यहां पर कांस्टेंट है आपके पास 6 और जो x² का कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट कौन है, यहां पर वो कोफिशिएंट है आपके पास 2। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी 2 में। कहानी समझ आई। आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी होती है x² के कोफिशिएंट में। तो यहां पर कांस्टेंट मतलब जिसके पास x नहीं था, तो यहां पर किसके पास x नहीं था, 6 के पास, ये कांस्टेंट है आपका। तो इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है x² के कोफिशिएंट में और x² का कोफिशिएंट कौन है आपके पास, यहां पर 2। इसका मतलब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर 2 में। तो जब आप 6 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपके पास यहां पर 12 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 12 के यहां पर प्राइम फैक्टर करने हैं। तो जब आप 12 के प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और फिर लास्ट में 3 1 जा 3, आपके पास ये आ जाएगा। अब यहां पर इसमें क्या करना है, हमारे पास 3 अलग अलग रिजल्ट आए हैं, 2 2 और 3, मतलब 3 प्राइम फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 2 और 3। अब इसके कॉम्बिनेशन से हमें यहां पर ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि जब हम यहां पर प्लस या माइनस करें तो प्लस या माइनस करने पर ये बीच में जो लिखा हुआ है वो आ जाए और जब हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो वो 12 ही रहे। समझना, बीच में x लिखा हुआ है, x के पास कुछ नहीं लिखा तो कौन सा नंबर है, हाँ x के पास कुछ नहीं लिखा तो उसके पास 1 लिखा हुआ है। अब यहां पर सोचो क्या ऐसा कोई रिजल्ट आपको दिख रहा है ताकि हम लोग वो करें तो उसकी मल्टीप्लाई पर 12 रहे लेकिन प्लस या माइनस पर 1 आ जाए। तो चलिए क्रॉस चेक करते हैं। देखो, अच्छा ऐसा मत सोच लेना कि जैसे यहां पर किसी एक नंबर को छोड़ दो बाकी 3 और 2 को पकड़ लो। अगर आप ऐसा करते हो 3 और 2 को, तो 3 में से 2 को माइनस करने पर 1 तो आ जाएगा, लेकिन जब 3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे रिजल्ट लेने हैं ताकि 12 आ जाए और प्लस या माइनस पर ऐसा लेना है ताकि 1 आ जाए। अब थोड़ा सा सोचना, जैसे देखो सबसे पहले अगर मैंने मान लीजिए एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 को पकड़ा और यहां 3 2 जा 6, 3 और 2 को पकड़ा, तो यहां पर आपके पास 2 आ गया और यहां पर आपके पास 3 2 जा 6 आ गया। तो क्या 2 और 6 की मल्टीप्लाई 12 आ रही है, हाँ उसकी मल्टीप्लाई 12 आ रही है। क्या 2 और 6 को प्लस या माइनस करने पर ये 1 आ रहा है, नहीं, क्योंकि अगर 2 को 6 में प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा और 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा और हमें तो वहां पर 1 चाहिए। मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी और कॉम्बिनेशन को पकड़ो। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर 2 2 जा 4 ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर 2 2 जा 4 ले लूं, मतलब ये दोनों, और लास्ट में ये वाला 3 ले लूं, तो क्या 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 आती है, हाँ। क्या 4 में से 3 को माइनस करने पर 1 आता है, हाँ। इसका मतलब 4 और 3 यहां पर एक्सेप्टेबल है
आप 4 और 3 के ऊपर काम करोगे। कहानी समझ आई? अब समझना, सबसे पहले क्या करना था, जो भी आपका एक्स स्क्वायर वाला रिजल्ट है उसको एज इट इज कॉपी कर लो, और जो भी आपके पास यहां पर कांस्टेंट है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो। ये समझ आया? उसके बाद यहां पर बीच में आपके पास अगर प्लस का साइन है तो प्लस कॉपी करो, अगर यहां लास्ट क्वेश्चन की तरह माइनस होता तो माइनस कॉपी करता, यहां प्लस है तो प्लस कॉपी करा। अब सोचो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 4 और 3 में से बड़ा कौन है? तो 4 और 3 में से बड़ा है 4, लेकिन बीच में जो भी रिजल्ट लिखा हुआ है उसके साथ हमें x जरूर दिख रहा है, तो आप सिर्फ 4 नहीं लिखोगे, आप यहां पर 4x लिखोगे। अब यहां पर 4x लिखा हुआ है और वो भी प्लस का, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि प्लस के 4 में से 3 को माइनस करूं या प्लस के 4 में 3 को प्लस करूं ताकि मेरा रिजल्ट 1 आ जाए। तो बहुत बेसिक सी बात है कि 4 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा तभी हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। इसका मतलब 4 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो असली में तो 4 नहीं है, यहां तो 4x लिखा है, इसका मतलब 4x में से 3x को माइनस करना पड़ेगा तभी ये वाला रिजल्ट आएगा। कहानी समझ आई? अब शुरू के 2 में कॉमन उठाओ, लास्ट के 2 में कॉमन उठाओ। अगर आप स्टार्टिंग के दोनों में से कॉमन लेते हो तो यहां पर लिखा हुआ है 2x और यहां पर लिखा हुआ है 4x, तो 2x और 4x में सबसे पहले नंबर को पकड़ो, यहां पर नंबर है 2 और यहां पर नंबर है 4, तो 2 और 4 में कॉमन क्या है? 2 और 4 में कॉमन आपका 2 है। वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहां लिखा था x, तो x की पावर 2 और x की पावर 1 में कौन कॉमन है, कौन छोटा है? x की पावर 1। तो सोचो कॉमन लेने के बाद बचा क्या? 2 पूरा का पूरा बाहर आ गया, x की पावर 2 में से x की पावर 1 बाहर आ गया, तो अकेला x की पावर 1 बचा। यहां पर 4 लिखा था, 2 बाहर आ गया, तो 4 में से 2 चला गया तो 2 बचा। x की पावर 1 तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, मतलब कॉमन लेने के बाद ये बचा। सोचो यहां पर क्या कॉमन है? अच्छा, यहां पर कॉमन हमें इसी तरीके से लेना है ताकि वही सेम रिजल्ट मिल जाए जो यहां लिखा हुआ है। देखो, आप अगर ये सोचोगे कि 3x और 6 में से कॉमन आपको x तो पहली बात है नहीं, क्योंकि x अगर यहां लिखा हुआ है तो यहां नहीं लिखा, तो x तो कॉमन है नहीं। आप 3 और 6 में से कॉमन ले सकते हो, और अगर आपने 3 और 6 में से मान लीजिए प्लस के 3 को कॉमन लिया, प्लस के 3 को मान लीजिए आपने कॉमन लिया, तो 3 कॉमन आ गया, तो यहां बचा माइनस का x और यहां बचा माइनस का, क्योंकि 6 में से 3 कॉमन ले लिया, माइनस का 2। क्या ये वाली चीज यहां पर लिखी हुई है? नहीं, यहां पर प्लस का x और प्लस का 2 है, जबकि यहां पर माइनस का x और माइनस का 2 है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। यहां पर से क्या करो, आप माइनस भी कॉमन ले लो, आप माइनस भी कॉमन ले लो। मतलब अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, माइनस तो कॉमन आ गया तो क्या बचा? ऑब्वियस सी बात है प्लस बचा होगा। यहां से भी माइनस कॉमन आ गया तो भी ऑब्वियस सी बात है कि प्लस ही बचा होगा। और वैसे भी याद रखना, जिंदगी में अगर आप कोई भी क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो और यहां पर आपको माइनस दिखता है, यहां जो सेकंड वाला रिजल्ट है उसके यहां पर आपको माइनस दिखता है, यहां पर प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां माइनस दिख गया सेकंड के फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो आंख बंद करके माइनस कॉमन ले लो। यहां मुझे माइनस दिख गया, अब मेरी किस्मत अच्छी थी, यहां माइनस हो यहां प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, यहां माइनस दिख गया तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। 3x और 6 में से 3 कॉमन आ गया, तो सोचो माइनस भी आ गया 3 भी आ गया, तो x अकेला बचा प्लस का। वैसे ही माइनस का 6 था, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बचा, और सीधी सी बात है कि अगर 6 में से 3 कॉमन ले लोगे तो 2 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? 0। अब आपके पास सेम टू सेम क्या दिख रहा है?
सेम टू सेम यहां पर x प्लस 2 दिख रहा है और वही x प्लस 2 यहां पर भी दिख रहा है, तो इसको बाहर बुलाओ। x प्लस 2 को बाहर बुला लोगे तो बचा क्या क्या, यहां पर बचा 2x और यहां पर क्या बचा माइनस का 3 और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो रिजल्ट मिला है, एक तो x प्लस 2 मिला है और एक यहां पर 2x माइनस का 3 मिला है। तो हम लोगों को क्या करना है, आपको ये पता है कि अगर किसी दो चीज की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो। जैसे अगर आप x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। वैसे ही अगर आप ये 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। मतलब x की दो वैल्यू आई है, एक तो माइनस का 2 और एक 3/2। तो क्या फर्स्ट का सेकंड पार्ट समझ आया। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है यहां पे √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि अंडर रूट टाइप के कुछ रिजल्ट हमें यहां पर दिख रहा है। अच्छा, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम तो वही काम है कि आपको यहां पर क्या करना है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है x² के कोफिशिएंट में। सबसे पहला काम तो यही काम है। कांस्टेंट मतलब जिसके पास x नहीं है ढूंढो। यहां पर किसके पास x नहीं है, यहां पर 5√2 के पास x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे x² के कोफिशिएंट में। x² यहां दिख रहा है और इसका कोफिशिएंट है √2। इसका मतलब आप 5√2 की मल्टीप्लाई करोगे कहां पे, इस वाले √2 में। तो सोचो अगर आप 5√2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो आपको पता है √2 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर 2 ही आ जाता है। भाई √2 की मल्टीप्लाई √2 में करने पर 2 ही आ जाता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, वो 1/2 1/2 1। और यहां पर आगे से क्या लिखा हुआ है 5। तो जब आप 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो रिजल्ट आपके पास 10 आ गया। ये समझ आया ना, 5√2 की मल्टीप्लाई √2 में करा तो √2 की मल्टीप्लाई √2 में करने पर 2 ही आ जाता है, सेम टू सेम नंबर आ जाता है। तो आगे से 5 एज इट इज लिखा हुआ था तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में करा तो 10 आ गया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन इतना अजीब से दिख रहा था ये कोई ज्यादा वो नहीं है, यहां पर सिर्फ 10 लिखा हुआ है। अब 10 के फैक्टर करो तो 10 के फैक्टर मिलेंगे हमें 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ये हमें यहां पर फैक्टर मिलेंगे। अब अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल फर्स्ट ही पार्ट था, क्योंकि 10 के दो फैक्टर मिल गए 2 और 5। अब 2 और 5 के अलावा और कुछ मिला नहीं है, हमें दो ही कॉम्बिनेशन उठाने होते हैं। तो यहां 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन है नहीं, तो इन दोनों को ही उठा लो। आप यहां पर 2 को भी उठा लो और आप यहां पर 5 को भी उठा लो, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करने पर ये 10 आ जाएगा और 5 में से 2 को प्लस करने पर ये 7 भी आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस करना होता है, यहां प्लस की जरूरत है। तो कहानी समझ आई। तो इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो आपने दोनों को ही उठा लिया। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हो, x² वाली टर्म को एज इट इज कॉपी करते हो। तो √2x² एज इट इज कॉपी करा और सबसे बाद में 5√2 लिखा था कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 एज इट इज कॉपी करा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इसको याद रखिएगा। अब यहां पर अगर प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को कॉपी कर लो। 2 और 5 में से बड़ा 5 था तो सबसे पहले 5 लिखोगे, लेकिन यहां पर सिर्फ नंबर नहीं लिखना,
उस नंबर के साथ जो भी लिखना है वहां x लगा हुआ है। तो हम लोग यहां पर अकेले 5 को नहीं लिखेंगे, हम 5 को लिखते वक्त यहां पर x भी लगा देंगे। आपने क्या करा, पहले इसको एज इट इज कॉपी करा, कांस्टेंट को एज इट इज कॉपी करा, यहां वाले साइन पे प्लस था तो प्लस को एज इट इज कॉपी करा। अब दो कॉम्बिनेशन मिले थे, एक तो 2 और एक तो 5। 2 और 5 में बड़ा कौन था, बड़ा 5 है, तो 5 को कॉपी कर लिया। अब सोचो यहां पे प्लस के 5 में जो हमारे पास एक्स्ट्रा 2 बचा हुआ है उस 2 को प्लस करूं या प्लस के 5 में 2 को माइनस करूं ताकि 7 मिल जाए। तो सीधी सी बात है 5 में 2 को प्लस करना पड़ेगा तभी 7 मिलेगा हमें, ये वाला। तो यहां पर लिख दो प्लस का 2x। कहानी समझ आई? अब शुरू के दो में से कॉमन उठाओ और लास्ट के दो में से कॉमन उठाओ, और स्टार्टिंग के दोनों में से भी कॉमन उठाओ और लास्ट के दोनों में से भी कॉमन उठाओ। जैसे स्टार्टिंग के दो में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, देखो पहले नंबर को पकड़ा करो, फिर x बाकी सबको वेरिएबल को पकड़ा करो। यहां नंबर में √2 लिखा हुआ है और यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो √2 और 5 में कौन कॉमन है? √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप यहां पर कुछ कॉमन नहीं ले सकते, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है। जबकि x² और x की पावर 1 में कॉमन आ जाएगा, सीधी सी बात है, x² और x की पावर 1 में x कॉमन आ गया। तो सोचो √2 एज इट इज लिख लिया, यहां पर x² था, x² में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा आपके पास? सिंपल सी बात है, x बचा। 5x था, 5x में से x कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बचा? 5 बचा। ये तो काफी सिंपल सा था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना। देखो अगर मैं नंबर के पास जाता हूं तो स्टार्टिंग में एक बिगिनर स्टूडेंट कहेगा कि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 √2 5 कुछ कॉमन नहीं है, एक एज ए बिगिनर कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा, समझना। यहां पर स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखा हुआ है √2, और आपको पता है जब आप कॉमन उठाते हैं तो कॉमन उठाने के बाद जो भी आपके पास ब्रैकेट बचता है उस ब्रैकेट की सबसे फर्स्ट टर्म भी वही मतलब वो ब्रैकेट वैसा ही होना चाहिए जो यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर आगे चल के हमें एक ना एक ब्रैकेट मिलने वाला है और ब्रैकेट के अंदर वही चीजें लिखी होती हैं। याद करो जब हम बेसिक अभी आपको बता रहे थे तो ये आपको बताया था कि कॉमन लेने के बाद आपके पास यहां पर जो ब्रैकेट बचता है वैसा ही ब्रैकेट यहां बचना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा ही ब्रैकेट नहीं बचा, कुछ और मिल गया, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा या फिर आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। दो ऑप्शन है, तो यहां पर ऐसा ही कुछ ना कुछ यहां बनाना है। सोचो वैसे तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिखा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डीपली आपको सोच के बताऊं तो यहां पर देखो स्टार्टिंग में यहां पर 2 लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में यहां पर √2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 2 को हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना है ताकि √2 टाइप का कुछ मिल जाए। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपके सामने यहां पर 2 लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूं तो अपनी जरूरत के हिसाब से 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। सोचो नहीं, मैंने यहां पर सॉल्व करते वक्त स्टार्टिंग में √2 की मल्टीप्लाई √2 पे करा था तो 2 आया था। अब जरूरत है उल्टा चलने की, तो 2 को उल्टा चल के √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। तो मैं यही चीज यहां पर करूंगा। मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो प्लस का 2x लिखा था उस प्लस के 2x को लिख दूंगा प्लस का √2 इंटू √2 और पीछे से x तो एज इट इज ही है। अब सोचो अब कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, अब कॉमन आपको यहां पर √2 दिख रहा है, तो √2 कॉमन ले लो। क्या क्या बचा? मान लीजिए आपने √2 कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा? ये वाला √2, x तो कॉमन नहीं था, और ये वाला प्लस का 5 और इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस चेक करो क्या ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल है? अगर है तो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। आगे जो चीज आपको सेम ब्रैकेट दिख रही है उसको बाहर बुलाओ। तो ये ब्रैकेट सेम दिख रहा है, इसको बाहर बुलाओ।
तो √2x प्लस का 5 बाहर आ गया। आगे क्या क्या बचा, यहां पर बचा हुआ है x और यहां पर बचा हुआ है प्लस का √2 और इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको पता है किसी दो चीज की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक एक करके दोनों को 0 पुट करो। अगर आपने इसे 0 पुट किया तो √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये जो √2 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके पास एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन √2। अब आप चाहो तो नीचे √2 नहीं आता तो अपने मन से रेशनलाइज कर सकते हो, √2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 √2 और नीचे √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2। एक तो आंसर ये है। अनदर आंसर के लिए इसको पकड़ो, x प्लस √2 को 0 के इक्वल पुट कर दो तो प्लस का √2 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट थोड़ा सा अच्छा था, समझ आया। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की, और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है यहां पे 2x² माइनस x प्लस 1/8 और इज इक्वल टू 0। ये यहां पर आपका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपके पास इस वाली इक्वेशन में यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन √2 वाला था, वो आपको समझ आया। अब यहां पर इस वक्त क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। तो एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर मिले तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाओ। अब डिनोमिनेटर को हटाने के लिए आप यहां पर एलसीएम ले लो। हालांकि क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें करो फिर उसमें करो, लेकिन थोड़ा गंदा चला जाएगा। तो पहले क्या करो, डिनोमिनेटर को हटाओ, और डिनोमिनेटर तब हटता है जब आप एलसीएम लेते हो। तो यहां पर इसके नीचे भी 1 मान के, इसके नीचे भी 1 मान के एलसीएम ले लो। अब 1 1 और 8 का एलसीएम आपके पास 8 आ जाएगा। आपको पता है जब आप एलसीएम लेते हो तो पहले डिवाइड करते हो और फिर मल्टीप्लाई करते हो। तो पहले जब आप 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। फिर 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा और यहां लिखे हुए 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 8 1 जा 8 ही रहेगा। वो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब ये जो नीचे आपको डिवाइड में 8 दिख रहा है उसको यहां मल्टीप्लाई में भेज दो। तो जब 8 यहां मल्टीप्लाई के पास जाएगा तो 8 0 0 हो जाएगा और जिसकी वजह से नीचे से 8 खत्म हो गया, क्योंकि 8 उधर 0 के पास जाके 0 हो गया और आपके पास बचा सिर्फ 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास सिर्फ इतना सा बचा। अब देख सकते हो जो डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा था उसको हमने यहां पर एलसीएम लेके हटा दिया। अब ये नॉर्मल इक्वेशन आ गई है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा एल्गोरिथम है। कैसे करते हैं, सबसे पहले यहां पर ये जो कांस्टेंट दिख रहा है 1, जिसके पास x नहीं है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो यहां x² के कोफिशिएंट में। तो जब 1 की मल्टीप्लाई 16 में करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। अब क्या करना है, 16 के प्राइम फैक्टर करो। तो जब आप 16 के प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। आपके पास ये आ जाएगा। अब इनके कॉम्बिनेशन से हमें ऐसा रिजल्ट बनाना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर तो 16 रहे, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये बीच में जो नंबर 8 लिखा हुआ है वो आ जाए। तो सोचो, अगर मैं पहले यहां पर 2 को पकड़ता हूं और बाकी बचे हुए 2 2 2 को पकड़ूं तो यहां पर 2 अकेला आ गया और यहां पे 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या ये आ जाएगा 8? नहीं, क्योंकि 8 में 2 को प्लस करने पर या तो 10 आएगा
8 में से 2 को माइनस करने पर 6 आएगा। चाहिए क्या था? 8। और कोई कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है? सोचो। अगर आपने यहां पर 2 और 2 को मिला लिया तो आपको 4 मिल जाएगा, और अगर नीचे वाले 2 और 2 को मिला लिया तो आपको 4 मिल जाएगा। और देख सकते हो 4 और 4 की मल्टीप्लाई पर 16 आ जाएगा, और 4 और 4 को प्लस करने पर 8 आ जाएगा। जो एक बिगनर स्टूडेंट है उसको यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में, फिर उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ अच्छा ऐसा कोई रूल भी नहीं है। आज भी हमारे सामने कोई गंदा सा क्वेश्चन आ जाता है तो हम भी सोचना पड़ता है कि अच्छा ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। तो ऐसा कोई वो भी नहीं है। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि इन सब चीजों को देखने में आप माहिर हो जाए कि देखते समझ जाए अच्छा ये ऐसा है तो ये उठाओ, ये उठाओ, ये आ गया। समझ आ रहा है? तो आइए, तो आपने क्या करा, यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 उठाया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 उठाया, तो 4 4 जा 16 मिल जाएगा, और 4 की 4 में मल्टीप्लाई पर 8 भी मिल जाएगा। तो आओ करते हैं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एज इट इज कॉपी करो, और बाद में जो कांस्टेंट है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो। अब बीच में क्या लिखा हुआ है? बीच में आपके पास 8 लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो आपके पास 8 लिखा हुआ है उसमें इनको और इसको कॉपी करने के बाद आपको पहले तो माइनस, क्योंकि यहां माइनस है तो पहले तो माइनस कॉपी कर लेना है। लेकिन सोचना यह पड़ेगा कि हमारे पास तो 2 टर्म आई हैं 4 और 4, और हर बार हम लोग क्या करते थे, इन दोनों में से जो बड़ा होता था साइन कॉपी करने के बाद इन दोनों में से जो बड़ा होता था उसको लिखते थे। लेकिन यहां पे 4 तो 4 के इक्वल ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी 4 को लिख दो। मान लीजिए आपने इसको लिखा है यहां पे, ये वाला। अच्छा 4 अकेला तो लिखा नहीं जाएगा, उसके पास जो 8 था उसको हम लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। 8 के पास x था तो 4 के साथ भी क्या लगाऊं, x लगाना पड़ेगा। पहले माइनस कॉपी कर लिया, फिर 4 और 4 में कोई बड़ा नहीं था, 4 ही कॉपी कर लिया। जो भी रिजल्ट लिखना था, क्योंकि बीच में x लगा हुआ है तो जो भी रिजल्ट लिखना था उसके साथ x लगाना पड़ेगा, तो 4 के साथ x लगाया। अब यहां लिखा हुआ है माइनस का 4, और एक एक्स्ट्रा 4 अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो सोचो कि माइनस के 4 में इस वाले 4 को प्लस कर दूं, या माइनस के 4 में इस वाले 4 को माइनस कर दूं ताकि मुझे 8 मिल जाए। तो अगर आप माइनस के 4 में 4 को प्लस करोगे तो कट के आ जाएगा 0, और अगर आप माइनस के 4 में 4 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 और 4 हो जाएगा 8। मतलब माइनस के 4 में इस वाले 4 को माइनस करना पड़ेगा तभी 8 आएगा। तो उस वाले 4 को माइनस कर दो, x लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 4x लिखना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन पता है ना कैसे लेते हैं, शुरू के दोनों में से और लास्ट के दोनों में से। तो स्टार्टिंग के दोनों के पास क्या क्या कॉमन है देखने के लिए पहले नंबर को पकड़ो, बाद में x वगैरह को पकड़ना। 16 और 4 दोनों नंबर है, तो 16 और 4 में कॉमन एक तो 4 दिख रहा है। एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहां x की पावर 2 यहां x की पावर 1, तो x कॉमन आ गया। इसका मतलब टोटल 4x कॉमन है इन दोनों में से। अब आपने 16 में से 4 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दिया, तो 16 को 4 से डिवाइड करा, 4 बचा। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x अकेला बचा, पावर 1 अकेली बची। 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहां पर 1 बचा। अच्छा यहां पर कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए वैसे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां 4x लिखा हुआ है और यहां 1 लिखा हुआ है, दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन आपको बताया था कि सेकंड टर्म के जो भी सेकंड नंबर आपके पास लास्ट के दोनों नंबर लिखे हुए हैं, वहां पर अगर फर्स्ट वाली टर्म में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। बाद में आपको कौन सा क्वेश्चन बताया था, थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक बताया था कि जो भी लास्ट का सेकंड रिजल्ट है, लास्ट के दोनों रिजल्ट में जो भी पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसके बाहर अगर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। बाद वाले के पास प्लस लिखा है या माइनस लिखा है फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ
आपको पहले ही माइनस दिख गया तो माइनस कॉमन ले लो। तो यहां पर माइनस कॉमन ले लो और आपको पता है माइनस एक ऐसी चीज है जिसकी मल्टीप्लाई करो या कॉमन लो तो वो साइन चेंज करता है। तो माइनस के 4x में से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 4x बचा, और प्लस के 1 में से माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा तो -1 बचा और इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन क्यों लिया? ताकि मुझे वैसा ही ब्रैकेट मिल जाए जो ब्रैकेट यहां लिखा हुआ है। और ये रूल है, ये फैक्टराइजेशन का रूल है कि लास्ट के दोनों में अगर स्टार्टिंग में ही आपको माइनस दिख गया तो माइनस कॉमन ले लो, बाद में कौन सा साइन है फर्क नहीं पड़ता। कहानी समझ आई? अब समझो, आपको सेम टू सेम ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है? 4x माइनस 1। तो इस वाले 4x माइनस 1 को कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा? तो यहां पर तो मुझे पता चल रहा है कि 4x बचा हुआ है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? माइनस के साथ यहां क्या लिखा हुआ है? आपको पता है जहां मल्टीप्लीकेशन वगैरह में कुछ नहीं लिखा होता वहां क्या होता है? वहां 1 लिखा होता है। तो इसका मतलब यहां 1 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक बार ये वाला ब्रैकेट मिलेगा और एक बार ये वाला ब्रैकेट मिलेगा। क्योंकि दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये वाला 4x माइनस 1 0 हुआ, इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। अगली बार इस वाले ब्रैकेट को पकड़ो, फिर से वही सेम टू सेम रिजल्ट है, सेम आंसर ही आएगा। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 उधर जाके प्लस हो गया और 4 मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड में हो गया। तो x की दो वैल्यू आई है और दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। वो कौन सी वैल्यू है? 1/4 और 1/4। तो क्या जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ लिखा होता है उसको कैसे हटा के सॉल्व करना है, समझ आया? उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट के 5th पार्ट की, और फर्स्ट का 5th पार्ट है यहां पे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पर फर्स्ट का 5th पार्ट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो वही है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट में। सोचो यहां पर कांस्टेंट कौन है? यहां पर कांस्टेंट आपके पास ये 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसके पास x नहीं है। तो आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे यहां लिखे हुए 100 में। तो जब 1 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 100 बन जा 100 ही आ जाएगा। अब 100 के क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर करो। जब आप 100 के प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले इसको 2 से उड़ाओ। तो जब 100 को 2 से हटाओगे तो 50 आ जाएगा। फिर 50 को 2 से हटाओगे तो 25 आ जाएगा। फिर 25 को 5 से हटाओगे तो 5 आ जाएगा। और फिर 5 को 5 से हटाओगे तो 1 आ जाएगा। आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब इन चारों नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस करने पर ये बीच में 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100 ही रहे। तो सोचो, अगर मैं 2 2 जा 4 उठा दूं और 5 5 जा 25 उठा दूं तो क्या 4 और 25 के कॉम्बिनेशन से ये 20 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 25 में 4 को प्लस करोगे तो 29 और माइनस करोगे तो 21, जबकि चाहिए क्या था? 20। तो इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन तो एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ और कॉम्बिनेशन उठाना पड़ेगा। क्या कॉम्बिनेशन उठाना है फिर सोचो। अच्छा, अगर मैं यहां पर 2 के साथ 5 को उठा दूं और यहां 2 के साथ 5 को उठा दूं तो ये वाला 2 और ये वाला 5 मतलब 2 5 जा 10, और ये वाला 2 और ये वाला 5 मतलब फिर 2 5 जा 10। तो क्या 10 और 10 को प्लस या माइनस करने पर 20 आ जाएगा? हाँ, 10 को 10 में प्लस करने पर 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके देख लो 100 ही आता है। तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है, यहां पे 10 और 10 यहां पर एक्सेप्टेबल है। तो चलिए वो दोनों नंबर मिल गए तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है?
100x² वाली टर्म को एज इट इज, मतलब जो x² वाली टर्म है उसको एज इट इज कॉपी कर लो, जो कांस्टेंट है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो, यहां पर माइनस लगा है तो माइनस को भी कॉपी कर लो। 10 और 10 में कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों आपस में इक्वल है, तो कोई भी नंबर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज हम लोग पहले बड़ा वाला नंबर लिखते हैं। अब ये सोचना पड़ेगा कि माइनस के 10, यहां पर माइनस का 10 लिखा हुआ है, माइनस के 10 में जो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा 10 बचा हुआ है, इस वाले एक्स्ट्रा 10 को प्लस करूं या माइनस के 10 में इसी एक्स्ट्रा 10 को माइनस करूं ताकि 20 मिल जाए। तो सोचो अगर माइनस के 10 में 10 को प्लस करा तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, लेकिन माइनस करते ही माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 और 10 आपके पास 20 आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 10 में 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो x लगा हुआ है तो x वगैरह लगाना है, इस चीज का यहां पर याद रखिएगा। अब स्टार्टिंग के दोनों में और लास्ट के दोनों में कॉमन उठाओ। तो स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन देखना, यहां 100 लिखा हुआ है, यहां 10 लिखा हुआ है, तो 100 और 10 में कॉमन आपके पास 10 है, x² और x में कॉमन आपके पास x है। तो सोचो, ये मैंने बहुत ही डायरेक्ट बता दिया क्योंकि हम लोग 5th क्वेश्चन पर आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं ये आपको मैं जब समझा रहा हूं तो थोड़ा बहुत समझ आने लगा होगा, थोड़ा बहुत क्या आने ही लगा होगा। आइए चलिए, तरीका क्या था, 100 पहले नंबर पकड़ो, 100 और 10 में कॉमन 10 है, x² और x में कॉमन x है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो आपने 100 को 10 से डिवाइड करा तो 10 बचा, x² में से x कॉमन ले लिया तो x बचा। यहां 10x लिखा था और वो 10x पूरा का पूरा ही बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा तो 1। यहां माइनस है तो माइनस लिखना, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अब सोचो, लास्ट की दोनों टर्म में फिर से बाहर माइनस आ गया, पहले नंबर पे ही माइनस आ गया, बाद में क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद करके माइनस कॉमन ले लो। 10x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, आपको देखकर भी लग रहा होगा, ये एक आप बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे को भी पता है कि 10x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 होता है। तो बचा क्या क्या, आपने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, 1 तो मैंने अपनी मर्जी से लगाया है क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो सोचो, माइनस कॉमन लेने की वजह से आपको माइनस का बिहेवियर पता है, ये अपना साइन चेंज करता रहता है जहां जहां से भी रिजल्ट आता है। तो माइनस कॉमन ले लिया, तो अब ये जो 10x बचा हुआ था ये प्लस का हो गया, और ये जो +1 था वो माइनस की वजह से माइनस हो गया और इज इक्वल टू 0। अब एक बार 10x -1 आ गया, क्योंकि सेम टू सेम ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है, सेम टू सेम ब्रैकेट दिख रहा है 10x -1। तो इस 10x -1 को बाहर बुलाओ। अच्छा, इनके अलावा, इस ब्रैकेट के अलावा क्या क्या बचा, ये वाला 10x और ये वाला -1 और इज इक्वल टू 0। अब फिर से दो चीज की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या तो ये 0। अगर आपने इसे 0 पुट किया तो 10x -1 इज इक्वल टू 0, -1 उधर जाके आपके पास प्लस का हो जाएगा, और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके आपके पास डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1/10। अच्छा, वही सेम चीज यहां पर है, तो फिर अगली बार अगर 10x -1 को 0 करोगे तो 10x के लिए -1 उधर जाके प्लस और 10 मल्टीप्लाई से उधर जाके डिवाइड। तो आपके पास दो आंसर तो आएंगे लेकिन दोनों आंसर सेम है, यहां भी x की वैल्यू 1/10 और यहां भी x की वैल्यू 1/10। तो ये आपका फर्स्ट का 5th पार्ट था और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पे फिनिश होता है। क्या आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती यहां पर दो बंदे हैं कोई, और इनके पास 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों लॉस्ट 5 मार्बल्स इच, दोनों के दोनों 5 मार्बल को खो देते हैं।
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। और अब उनके पास जितने भी यहां पर मार्बल्स बचे हैं, अगर आप उन मार्बल्स की प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 124 आएगा। तो फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो आपको ये बताना है कि उनके स्टार्टिंग में ही सबसे पहले उनके पास कितने मार्बल्स थे। अब कहानी समझना, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स थे? 45। तो कहानी ना कुछ ऐसे है कि हो सकता है जॉन के पास 20 मार्बल हो, जीवंती के पास 25 मार्बल हो, ऐसे भी हो सकता है। मैं पहले लिख देता हूं, जॉन के पास हो सकता है 20 मार्बल हो और जीवंती के पास हो सकता है 25 मार्बल हो। ऐसे भी हो सकता है कि जॉन के पास 10 मार्बल हो और जीवंती के पास 35 मार्बल हो। ऐसे भी हो सकता है कि जॉन के पास 40 मार्बल्स हो, जीवंती के पास 5 मार्बल्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे मार्बल्स जॉन के पास हो, जीवंती के पास एक भी नहीं हो। कैसा भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन सोचो आप यहां पर जैसा भी रिजल्ट लोगे उस रिजल्ट को प्लस करने पर आंसर 45 ही आना चाहिए। इसको इसमें प्लस करोगे 45, इसको इसमें प्लस करोगे 45, इसको इसमें प्लस 45, इसको इसमें प्लस 45। आप जैसा भी रिजल्ट लोगे उन रिजल्ट को प्लस करने पर 45 ही आना चाहिए। तो जॉन और जीवंती के पास पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उनके पास एग्जैक्टली में है कितने मार्बल्स। तो एक काम करते हैं, दो बंदे हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। सबसे पहले यही नहीं पता कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं, तो लेट कर लो कि द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज इक्वल टू एक्स। मैं लेट कर लेता हूं कि जॉन के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। अच्छा, टोटल कितना था? 45। समझना, जैसे टोटल 45 था, 20 इसके पास चला गया। अगर मान लो आपको ये नहीं पता, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं, नहीं पता, लेकिन टोटल बता रहा हूं। टोटल 45 है। मैंने कहा जॉन के पास 20 है, तो जीवंती के पास आ जाएगा 45 माइनस 20 मतलब 25। क्रॉस चेक कर लो। मैंने आपसे कहा कि जॉन के पास 10 मार्बल है, तो जीवंती के पास टोटल माइनस 10 मतलब 35। अगर जॉन के पास 40 है तो जीवंती के पास 45 माइनस 40 मतलब 5। क्रॉस चेक करो। अगर जॉन के पास 45 है तो जीवंती के पास 45 माइनस 45 डेट मीन्स 0। कहानी समझ आ रही है? तो अगर मैंने यहां पर जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स एक्स लेट करा है, तो जीवंती के पास ऑटोमेटिक टोटल 45 में से एक्स माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितने मार्बल है। अगर जॉन के पास यहां पर 9 मार्बल्स चले गए, तो जीवंती के पास 45 माइनस 9। अगर जॉन के पास 17 मार्बल चले गए, तो जीवंती के पास 45 माइनस 17। समझ आ रहा है? ओके। और क्रॉस चेक भी कर लो, इन दोनों का सम करने पर 45 ही आता है। देख लो, जब आप x को 45 माइनस एक्स में प्लस करोगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या? बीच में 45। तो ये हमारे पास यहां पे था। उसके बाद क्वेश्चन की कहानी में है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। दोनों के दोनों 5 मार्बल को खो देते हैं। सोचो, मान लो स्टार्टिंग में पहले जॉन के पास 20 मार्बल था, अब 5 खो दिया, तो बचा कितना? 15। जीवंती के पास 25 मार्बल थे, 5 खो दिए, तो बचे कितने? 20। तो इसका मतलब अगर 5 मार्बल खो गए तो खोने का मतलब है माइनस करना है। तो क्या करो, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास पहले एक्स मार्बल थे, जॉन के पास पहले एक्स मार्बल थे, अब 5 खो गए, तो बचे कितने? एक्स माइनस 5। जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स थे, अब 5 खो गए, तो खोने का मतलब 5 को माइनस कर दो। कहां से माइनस करोगे? 45 माइनस एक्स में से 5 को माइनस कर दो। 45 माइनस एक्स में से 5 को माइनस कर दो, तो 45 में से 5 गया,
45 में से 5 गया तो सिर्फ 40 बचेगा, माइनस एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 बचे और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स बचे। अब उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है, एक सेकेंड, ओके, क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। अब उनके पास जितने भी मार्बल्स बचे हैं, ये वाला और ये वाला, जितने भी मार्बल्स बचे हैं, अगर आप इन मार्बल्स की प्रोडक्ट करते हैं तो आपको 124 मिलेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स में करोगे तो आपको 124 मिलेगा। अब x की मल्टीप्लाई 40 में करने पर 40x आता है, x की मल्टीप्लाई x में करने पर x स्क्वायर आता है, 5 की मल्टीप्लाई 40 में करने पर 45 जा 200 आ जाएगा, और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करने पर प्लस का 5x आएगा, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 124। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का 40x और प्लस का 5x, तो 40 और 5 प्लस होकर हो जाएगा 45x। ये माइनस का 200 है, प्लस का 124 इधर आके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू आ गया 0। अब ये लिखा हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 200 को 124 में प्लस कर दो तो 324 और इज इक्वल टू 0। अब सोचो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस है, यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले, हालांकि क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदत क्या है हमारे, हमको आसान क्या लगता है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस होना चाहिए, यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस है, तो इक्वेशन तो तैयार हो चुकी है लेकिन बस ये माइनस प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम करो, पूरे की पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 45x माइनस का 45x हो गया, और माइनस का 324 प्लस का 324 हो गया, और इज इक्वल टू 0। कहानी समझ आई? अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर इसके फैक्टर करने हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर 45 आ जाए और मल्टीप्लाई पर 324। तो सबसे पहला काम, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में। कांस्टेंट है 324, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, तो 324 की मल्टीप्लाई कर दो 1 में तो 324 ही आएगा, और उसी 324 के यहां पर फैक्टर कर दो, उसी 324 के फैक्टर कर दो। तो आप जब 324 के फैक्टर करोगे तो पहले 2 से हटाओ, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से हटाओ तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से हटाओगे तो 27, 3 से हटाओगे तो 9, फिर 3 से हटाओगे तो 3, और फिर 3 से हटाओगे तो 1। अच्छा, उम्मीद करता हूं ये तो सबको आता होगा। ओके, अब यहां पर इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस पर ये 45 रह जाए। तो चलो बनाते हैं, देखो सोचो कैसे बना सकते हो। मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है तो सोचते हैं, आ जाओ। ये हो गया 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, और ये हो गया 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 और 12 नहीं होता। सोचो कुछ और, ये हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36, और ये 3 3 जा 9 बन गया। देखो, आप 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9, फिर 9 की 2 में करोगे 18, फिर 18 की 2 में करोगे 36, और यहां 3 की मल्टीप्लाई 3 जो बीच में अकेला बचा हुआ है 9, तो 36 और 9 हमें ऐसा कॉम्बिनेशन देता है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 रहेगा, लेकिन प्लस या माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है।
तो मेरे लिए नया क्वेश्चन था, लेकिन आपने देखा मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं सोचता चला गया, क्योंकि मेरे मन में था 45। शुरू के एक दो कॉम्बिनेशन बना के देखे, नहीं बन रहा, तो मैं क्या करा, मैं 45 के आसपास ही घूम रहा था। जैसे यहां पर 3 3 जा 9 लिया, 9 की 3 में कर देता 27 आ जाता। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12 नहीं हुआ था। फिर 3 की 3 में करा था 9 आया था, 9 की 3 में करा था 27 आ गया, 27 की 2 में करा 54 और 2 की 3 में करा 6। अब 54 और 6 के कॉम्बिनेशन से 45 नहीं आता। तो मैंने सोचा कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 2 जा 18 और 18 2 जा 36 और बीच में 3 3 जा 9, तो 36 और 9 का कॉम्बिनेशन 45 आ गया, तो एक्सेप्टेबल है। कहानी को आगे बढ़ाओ। अब हमें दो फैक्टर मिल गए, एक तो 36 मिल गया और एक 9 मिल गया। तो तरीका पता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले को एज इट इज कॉपी कर लो और बाद में जो कांस्टेंट है उसको भी एज इट इज कॉपी कर लो और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर माइनस है तो माइनस को कॉपी करो। सोचो इन दोनों में बड़ा कौन है, 36। जो भी रिजल्ट लिखना उसके साथ एक्स जरूर लगाना। तो यहां पर 36 लिखा हुआ है तो 36 के साथ एक्स लगा दो। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि माइनस के 36 में इस बचे हुए 9 को प्लस करूं या माइनस के 36 में बचे हुए 9 को माइनस करूं। तो सोचो, अगर मैंने प्लस करा तो माइनस प्लस माइनस होता है और 36 में से 9 जाके 27 बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस होता है और 36 और 9 45 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे माइनस करना है, तो यहां माइनस का 9x लिख दो। अब शुरू के दोनों में और लास्ट के दोनों में कॉमन, मतलब कॉमन ढूंढो। जैसे स्टार्टिंग के दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x। एक्स स्क्वायर और 36x में कॉमन क्या है, x, क्योंकि यहां कोई नंबर है ही नहीं, 1 लिखा है, 1 में क्या कॉमन आएगा। अब x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x बचा और 36x में से x बाहर आ गया तो 36 बचा। वैसे ही माइनस का 9x है और प्लस का 324 है। सोचो सेकंड टर्म के स्टार्टिंग में ही माइनस दिख गया तो माइनस कॉमन ले लो। अच्छा, 9x और 324 में से ऐसा कुछ रिजल्ट उठाना है ताकि यहां बच जाए। थोड़ा सा सोचना सिखाता हूं। जैसे देखो यहां पर x के पास क्या है, 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां x के पास क्या है, 9। तो सोचो 9 में से क्या कॉमन लूं ताकि 1 आ जाए। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, मतलब 9 को किससे डिवाइड करूं ताकि 1 आ जाए। तो 9 को 9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 1 आएगा। इसका मतलब 9 में से 9 को ही कॉमन लेना पड़ेगा तभी 1 आएगा। तो यहां से माइनस तो आपने कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से माइनस तो कॉमन ले लिया, लेकिन उसके अलावा 9 भी कॉमन लो। अब माइनस का 9 कॉमन आ गया, माइनस की वजह से इन दोनों का साइन चेंज होगा। तो ये जो x है वो प्लस का बचा, क्योंकि यहां पहले माइनस था, और ये प्लस अब हो गया माइनस का। 324 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्रॉस चेक कर लो, 36 ही आएगा और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक बार मतलब सेम टू सेम रिजल्ट कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है, ये x माइनस 36, तो इसको बाहर बुला लो। बचा क्या इनके अलावा, यहां पर x और यहां पर 9, तो इनके अलावा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको पकड़ोगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 36 उधर आके प्लस का हो गया, और अगली बार इसको पकड़ोगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 9 उधर आके प्लस का हो गया। तो एक बार x की वैल्यू 36 आ गई और एक बार x की वैल्यू 9 आ गई। मतलब अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 डेट मीन्स 9 मार्बल्स होंगे। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 डेट मीन्स 36 मार्बल होंगे।
तो उसका मतलब उसके पास या तो 36 है या तो 9 है, या फिर उसके पास 9 है उसके पास 36 है। तो ये हमारा यहां पर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। समझ आया? उसके बाद बात करते हैं यहां पर सेकंड के सेकंड पार्ट की, और सेकंड का सेकंड पार्ट है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, वो कुछ टॉयज को प्रोड्यूस करती है एक दिन में, मतलब एक दिन में वो यहां पर कुछ खिलौने को बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय इन रुपीज, मतलब अगर आप क्या करते हैं यहां पर, वो जितनी भी यहां पर प्रोडक्शन करते हैं, अगर आप उसका कॉस्ट निकालेंगे, एक इच टॉय मतलब एक खिलौने का, इच का मतलब एक खिलौने का, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। 55 माइनस कर दो the number of toys produced in a day, मतलब 55 में से माइनस कर दो जो टॉयज आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। वहां पर जो आपके पास टोटल कॉस्ट थी उस प्रोडक्शन की वो 750 रुपीज थी। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो आपको ये बताना है कि उस दिन वहां पर कितने टॉयज प्रोड्यूस करे गए होंगे। तो कहानी समझना, सबसे पहले यहां पर रिजल्ट आपके सामने एक चीज पता चल गया कि वहां पर उसका जो टोटल कॉस्ट है वो 750 रुपीज है, 750 रुपए टोटल कॉस्ट है। ये जो टोटल कॉस्ट है वो तभी आती है जब आप अपने जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप उस प्रोडक्शन में रेट की मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, वो क्या करती है, एक दिन में यहां पर 50 खिलौने बनाती है और एक खिलौने की कीमत 6 रुपए रखती है, तो 50 खिलौने की कीमत का टोटल कॉस्ट आपके सामने 300 रुपए आ गया। मतलब आपके सामने जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन में एक खिलौने की मल्टीप्लाई कर दो, एक खिलौने का जो भी रेट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सारे के सारे खिलौने का रेट पता चल जाएगा। तो वैसे ही कहानी यहां पर है। उस कंपनी वालों ने क्या करा, किसी एक दिन 750 रुपीज की कॉस्ट यहां पर ली। उस में क्वेश्चन में एक कहानी और इंपॉर्टेंट है, वो कहानी ये है कि वहां पर एक खिलौने का कॉस्ट तब आएगा जब आप 55 माइनस कर दोगे द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में। मतलब एक दिन में अगर आप जितने भी यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को 55 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास यहां पर उस एक खिलौने का रेट आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे यही नहीं पता कि उस दिन यहां पर कितने टॉयज प्रोड्यूस करे गए हैं, एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस करे गए हैं ये नहीं पता। तो इसी को लेट कर लेते हैं, इसी को यहां पर लेट कर लेते हैं कि जो वहां पर हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करे हैं वो नंबर ऑफ टॉयज यहां पर x है। एक दिन में मैंने यहां पर x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करे हैं। अब कहानी में है कि यहां पर रेट, एक खिलौने का रेट कब आएगा, एक खिलौने का रेट तब आएगा जब आप लोग यहां पर 55 में से माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, एक दिन में जितने भी खिलौने बने हैं। अगर यहां पर एक दिन में x नंबर ऑफ खिलौने बने हैं तो उसका रेट तब आएगा जब आप 55 में से x को माइनस कर दोगे। कहानी समझ आई? आपके पास एक दिन में मान लीजिए यहां पर 25 खिलौने बने हैं, मान लीजिए एक दिन में 25 खिलौने बने हैं, एक खिलौने का रेट निकालना है तो 55 में से 25 को माइनस कर दोगे तो जो भी 30 आया वो एक खिलौने का रेट बता रहा है। समझ आ रहा है? आपके पास उस दिन अगर जितने भी टॉयज बने हैं उस नंबर ऑफ टॉयज को 55 में से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर कि उस एक खिलौने का रेट कितना है। तो यहां पर भी मैंने वही करा। उस दिन अगर x टॉय बने थे तो रेट निकालने के लिए 55 में से x को माइनस कर दिया। अब टोटल कॉस्ट उस दिन कितनी हुई, 750। तो वो टोटल कॉस्ट तब आई होगी जब आपने नंबर ऑफ प्रोडक्शन में उसके रेट की मल्टीप्लाई करी होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई कंपनी वाले 50 खिलौने बनाते हैं, एक खिलौने की कॉस्ट 6 रुपए रखते हैं, तो 50 खिलौने की कॉस्ट 300 रुपए आ जाएगी। आप 50 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 300 आ जाएगा। तो वैसे ही यहां पर
आप x और 55 माइनस x का मतलब है उस दिन कितने खिलौने बने, 55 माइनस x का मतलब है एक खिलौने का रेट। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस दिन की, और उस दिन की टोटल कॉस्ट है 750 रुपीज। अब आपके पास एक नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करो। x की मल्टीप्लाई 55 में करोगे तो 55x आएगा, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू 750 आ गया। एक काम करो, यहां पर तो एक्स स्क्वायर अभी माइनस का है, उसको उठाकर उधर ले जाओ क्योंकि हमें प्लस करना होता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का 55x इधर आके माइनस का हो गया, और प्लस का 750, तो क्योंकि हम इन दोनों को उठाकर इधर लाए हैं ना, तो 750 में तो वो इधर का इधर ही रहेगा, मतलब उसको यही रहने दो, 750 को प्लस का इधर ही रहने दो, और इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो। फैक्टर करने का तरीका क्या था, जो भी आपके सामने कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। तो कांस्टेंट है 750, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 में, तो 750 की 1 में मल्टीप्लाई 750 ही आएगा, और इसके क्या करने होते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर दो। तो जब 750 को 2 से उड़ाओगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 375 ये आता है ना आपको, हाँ 375 को 3 से हटाओ तो 125, फिर 5 से हटाओ 25, फिर 5 से हटाओ 5, फिर 5 से हटाओ 1। अब इन पांचों कॉम्बिनेशन से हमें कुछ ऐसा बनाना है ताकि प्लस या माइनस पर 55 रह जाए। तो सोचो, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25 और 5 जा 125, नहीं बनेगा। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, और 15 5 जा 75, और 75 में से 10 गया तो 55 नहीं आएगा, 65 आ जाएगा, नहीं बनेगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 15 2 जा 30, हाँ बन गया। आ जाओ, 5 देखो, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करने पर 25, और 5 3 जा 15, और 15 2 जा 30, तो 25 और 30 का कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा, ये खुद सोचना पड़ता है, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है कि यही ऑप्शन हमें मिलता है, यह प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा सोच पाएंगे। तो आपको दो कॉम्बिनेशन मिल गया, एक 25 और एक 30। तो सबसे पहले क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर वाले को एज इट इज कॉपी कर लो, कांस्टेंट वाले को बाद में एज इट इज कॉपी कर लो। यहां पे माइनस है तो माइनस भी उठा लो। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा 30 है, तो 30 को लिखो, लेकिन यहां x लगा है तो x को लगाओ। अब आपको सोचना पड़ेगा कि माइनस के 30 में बचे हुए 25 को प्लस करो, या माइनस के 30 में बचे हुए 25 को माइनस करो। तो अगर आप प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस होकर 30 में से 25 गया तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 30 और 25 55 हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहां पर माइनस करना पड़ेगा 25x को, इज इक्वल टू 0। अब तरीका वही, शुरू के 2 में कॉमन उठाओ, लास्ट के 2 में कॉमन उठाओ। तो एक्स स्क्वायर और 30x में कॉमन आपका x है। अब एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो अकेला x बचा, 30x में से x कॉमन आ गया तो नॉर्मली 30 बचा। वैसे ही यहां पर फिर सोचो, सेकंड टर्म के स्टार्टिंग में ही माइनस मिल गया, तो आपको पता है स्टार्टिंग में ही अगर माइनस मिल गया तो कॉमन लो, बाद में जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, पहले ही माइनस मिल गया कॉमन लो, तो माइनस कॉमन ले लो। अब यहां 25x लिखा हुआ है पहले नंबर पे x के साथ, और यहां x के पास 1 लिखा हुआ है, तो 25x में से कुछ कॉमन लेना है ताकि 1 बन जाए, और कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, तो 25 को कुछ ऐसे डिवाइड करना है ताकि 1 आ जाए।
तो 25 को 25 से डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा, मतलब 25 में से 25 कॉमन लोगे तभी 1 आएगा। तो इन दोनों में से 25 कॉमन ले लो। अब 25x में से 25 कॉमन आ गया तो x बचा। 750 में से 25 कॉमन लिया है, मतलब डिवाइड करा है, क्रॉस चेक कर लो 30 ही आएगा। लेकिन माइनस कॉमन लिया था, और माइनस एक ऐसी चीज है जो अपने हर एक रिजल्ट का साइन चेंज करता है। ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया हुआ है पांचों पार्ट में। तो क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तभी ये प्लस हुआ, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम ब्रैकेट दिख रहा है x माइनस 30, तो एक बार x माइनस 30 को बुला लो, और अगला ब्रैकेट दिख रहा है x और माइनस 25, x और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहां पर x माइनस 30 0 हुआ तो माइनस 30 उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू 30, और अगर x माइनस 25 0 हुआ तो माइनस 25 उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू 25। मतलब कहानी ऐसे है कि उस दिन अगर 30 खिलौने बनाए होंगे तो एक खिलौने की कॉस्ट 25 रुपए होगी। अगर उस दिन आपने 25 खिलौने बनाए होंगे तो एक खिलौने की कॉस्ट यहां पे 30 रुपए होगी। कहानी समझ आई? तो ये आपका यहां पर सेकंड का सेकंड पार्ट था।